हमारे पास जो सीड क्लीनिंग कम ग्रेडिंग मशीन है मॉडल डिलक्स 2, जो कि एक रामबाण इलाज है, जो सीड की क्लीनिंग कम ग्रेडिंग के लिए सबसे बढ़िया मशीन है। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री अब आजकल काफी बूम में है। पहले लोग इतना केयर नहीं करते थे कि हाँ फार्म ड्रेस होके जैसे भी सामान आया वैसे मार्केट में बेच दिए। तो जो कस्टमर कंज्यूमर्स थे उन्हें भी आदत था कि नहीं भैया अब अगर चना आ रहा है तो चना में कुछ पत्ते भी रहेंगे। बात करूं कि हम अब तक कितनी मशीन ये बेच चुके हैं, तो मोर देन 2600 मशीन हम अब तक बेच चुके हैं और मोर देन 150 मशीन नेपाल में सक्सेसफुली। मैं एक ऐसे देश की बात कर रहा हूं जो विश्व के 2 सबसे पॉपुलेटेड देशों से घिरा हुआ है। यहाँ पर 66% से भी ज़्यादा लोग खेती पर आश्रित हैं। यहाँ पे एग्रो बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है। हमारी तरह यहाँ पर चावल, मक्का, गेहूं, बाजरा जैसे अनाजों का उत्पादन होता है और इसके साथ तिलहन, आलू, गन्ना, जूट और कपास की फसलें भी होती हैं। मैं बात कर रहा हूँ नेपाल की। मेरा नाम नवीन लबाना है और एग्रोसाट टॉक्स के एक नए एपिसोड में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम एक छोटी सी बातचीत करेंगे मिस्टर साहिल पंचाल और मिस्टर अंकित खंडेलवाल जी के साथ। मिस्टर साहिल एग्रोसाट में पिछले कई वर्षों से कार्यरत हैं और नेपाल की पोस्ट हार्वेस्ट इक्विपमेंट इंडस्ट्री को भली भांति समझते हैं। मिस्टर अंकित खंडेलवाल एक बिजनेसमैन है और इनका प्रोसेसिंग प्लांट चाबा हिल में स्थित है। साहिल, आपका स्वागत है। सबसे पहले व्यूअर्स को प्लीज आप ये बताएं कि नेपाल में कौन कौन सी क्रॉप्स होती हैं और उनकी कितनी कितनी प्रोडक्शन है। थोड़ा सा आप एक आइडिया दीजिए। जी, तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि नेपाल भी भारत की तरह एक कृषि प्रधान देश है और वहां के किसान भी कृषि पर ही ज्यादा निर्भर है। और अगर हम बात करें कि खेती की, तो सबसे ज्यादा जो खेती होती है नेपाल में वो गेहूं, धान, मक्का, मसूर, इन सब की खेती सबसे ज्यादा होती है। और जो वहां के जो तराई एरिया है वहां पर ये सबसे ज्यादा खेती होती है कि जैसे कि हमारा महेंद्र नगर हो गया, धनगढ़ी हो गया, धर्मा हो गया, नेपालगंज हो गया, ये सब एरिया है जहां पर सबसे ज्यादा पैडी वीट की खेती होती है। और अगर हम इसकी प्रोडक्शन की बात करें तो 2020 में जो पैडी की प्रोडक्शन हुई थी वो 5.6 मिलियन टन के आसपास प्रोडक्शन नेपाल में हुई थी। और अगर हम गेहूं की बात करें तो 2.6 मिलियन टन गेहूं की प्रोडक्शन लास्ट ईयर नेपाल ने की है। साहिल, जो आपने ये क्रॉप्स की बात हमसे करी, आप प्लीज हमें ये बताएं कि एक फार्मर को या एक प्रोसेसर को इन क्रॉप्स में कैसी कैसी इंप्योरिटीज देखने को मिलती हैं और उसको क्लीन करना पड़ता है। जी, तो आफ्टर हार्वेस्टिंग जब गेहूं, धान, मक्का जो भी है आपका मार्केट जब आता है, कटाई होने के बाद जो आता है, तो उसमें कुछ इंप्योरिटीज जो कि मैं बताना चाहूंगा, जैसे कि आपका डंठल हो गया, पत्थर हो गया, स्टिक्स हो गई, पत्ता हो गया, तो ये सब इंप्योरिटीज रहती हैं जिनको अलग करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। क्योंकि अगर ये इंप्योरिटीज रहेंगी सीड में, तो अगर हम बिना क्लीन करके इसको मार्केट में, वैसे तो बिकेगा नहीं, बट अगर चला भी जाता है तो इससे क्या है कि सीड का जो जर्मिनेशन है उस पर बहुत ज्यादा इफेक्ट होगा। और सीड जर्मिनेशन जितना ज्यादा बढ़िया रहेगा उतना ही आपका सीड अच्छा उगेगा। साहिल, जो आपने ये इंप्योरिटीज बताई, क्या कोई एक ऐसा सोल्यूशन है, कोई एक ऐसा रामबाण इलाज है जो इन इंप्योरिटीज को क्लीन कर सके और ग्रेडिंग भी हो सके? कोई ऐसी मशीन जो ये सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सके? जी सर, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं कि हमारे पास जो सीड क्लीनिंग कम ग्रेडिंग मशीन है मॉडल डिलक्स 2, जो कि एक रामबाण इलाज है, जो सीड की क्लीनिंग कम ग्रेडिंग के लिए सबसे बढ़िया मशीन है। उसमें सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि उस मशीन में हमारी उसकी मशीन की जो क्षमता है वो 1.25 टन पर आवर है बेस्ड ऑन वेट। अगर हम इसी मशीन में पैडी को प्रोसेस करते हैं तो यही 600 किलो के आसपास आपको पैडी ये क्लीन करके देगी। अगर हम मक्का की बात करें तो 800-900 किलो के आसपास प्रति घंटा आपको मक्का इसमें क्लीन कर सकते हैं। तो उसके बाद मैं बताना चाहूंगा कि इस मशीन में 2 स्क्रीन हैं, जो टॉप और बॉटम की स्क्रीन है 2,
उसके बाद इसमें जो फीडिंग सिस्टम है वो लो लेवल फीड हॉपर है हमारा, जिसमें हम मटेरियल को डंप करेंगे और ये न्यूमेटिक सक्शन की हेल्प से उस मटेरियल को टॉप स्क्रीन पर गिराएगा। तो उसके साथ साथ इस मशीन में क्या फीचर है कि आपका जो एस्पिरेशन सिस्टम है, प्री एंड पोस्ट एस्पिरेशन इसमें लगा हुआ है। प्री एस्पिरेशन में क्या होता है कि कुछ जो लाइट पार्टिकल्स होते हैं जैसे डस्ट हो गई, सैंड हो गई, ये जो इंप्योरिटीज होती हैं वो आपकी प्री एस्पिरेशन में निकल जाती हैं। और निकलने के बाद क्या है कि जो आपकी जो आपने मशीन लगाई है उसमें एक डस्ट कलेक्टर इंस्टॉल्ड रहता है जो बिल्डिंग के बाहर रहता है। तो ये सब लाइट इंप्योरिटीज जो हैं वो उसमें इकट्ठी हो जाती हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि हैवी इंप्योरिटीज की, जैसे कि स्टिक्स हो गई, कुछ पत्थर हो गए, सुपली हो गई, तो ये जो हैवी इंप्योरिटीज रहती हैं, पत्ता हो गया, तो वो एक रिजेक्शन में निकल जाती हैं। और जो इसमें जो वर्किंग का जो प्रिंसिपल है उसमें जो ये जो मशीन काम करती है ये वेट और थिकनेस के बेस पर काम करती है। इसमें आपका अंडर साइज और ओवर साइज अलग हो जाता है। और उसके बाद मैं बात करता हूं इसके फाइनल सीट की। फाइनल सीट जो आपका सामने की तरफ रहेगा फ्रंट में, उसमें उससे पहले की एक आपका पोस्ट एस्पिरेशन, जो मैंने आपको बताया कि 2 एस्पिरेशन होते हैं इसमें, प्री और पोस्ट एस्पिरेशन। प्री एस्पिरेशन के बाद कुछ हमारे सीड में जैसे कुछ और लाइट इंप्योरिटीज जो रह जाती हैं प्री एस्पिरेशन के अलग होने के बाद भी, तो वो आपके पोस्ट एस्पिरेशन में अलग हो जाती हैं। और उसके बाद क्या है कि आप फाइनल सीड को सामने से कलेक्ट कर सकते हैं। बट अगर आपके मशीन के साथ में कोई और मशीन सामने कनेक्ट है तो इस मशीन में ऐसा भी फीचर है कि आप इसको साइड से कलेक्ट कर सकते हैं। और दूसरा मैं एक और इसका फीचर जो सबसे बढ़िया फीचर है मैं बताना चाहूंगा कि स्टार्टिंग में जब आप मटेरियल को फीड करते हैं तो उसमें एक फीड कंट्रोल गेट पर जो सिस्टम होता है वो उसकी सेटिंग करके, जैसे कि मोटा पत्थर होता है, आप मोटे पत्थर को भी आप वहीं से निकाल सकते हैं जो नीचे गिर जाएगा। अगर आप उसकी सेटिंग इस तरीके से कर देंगे कि जो फीडिंग के टाइम पर ही जो मोटा पत्थर रहेगा वो आपका बिल्कुल सेपरेट हो जाएगा। तो ये मशीन बहुत ही बढ़िया मशीन है, रोबस्ट मशीन है, कवर्ड मशीन है। और अगर मैं बात करूं कि हम अब तक कितनी मशीन ये बेच चुके हैं, तो मोर देन 2600 मशीन हम अब तक बेच चुके हैं और मोर देन 150 मशीन नेपाल में सक्सेसफुली चल रही हैं। और उसमें जो सीड कंपनीज हैं जो मैं बताना चाहता हूं, लुम्बिनी सीड, यूनिक सीड कंपनी धनगढ़ी, यूनिवर्सल सीड धारवा, उन्नत सीड चितवन, तो ये सब ऐसे बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, सीड में सबसे पुराने प्लेयर हैं जो इस मशीनों को यूज कर रहे हैं। और साथ में जैसे कि आपके नेपाल में कोऑपरेटिव्स हैं, छोटे छोटे कोऑपरेटिव्स हैं, साना किसान है, संस्थाएं हैं, और भी बहुत सारी कृषि सहकारी संस्था है जो इस मशीनों को यूज कर रही है। जैसे 100 लोगों की एक कोऑपरेटिव है, वो सब लोग मिलके इस सीड को क्लीन करते हैं और सीड की क्वालिटी को अपग्रेड करते हैं। वैसे ही काठमांडू में जैसे अगर हम बात करें कि वहां पर एक सुपर मार्केट है, भागबटेनी सुपर मार्केट है, तो उस भागबटेनी सुपर मार्केट में भी हमारी मशीन ये बहुत बढ़िया चल रही है। मिस्टर अंकित खंडेलवाल जी हैं जो हमारी इस मशीन को यूज कर रहे हैं और वो इस मशीन में और भी चीजें प्रोसेस करते हैं। जैसे कि ये एक मल्टी कमोडिटी मशीन है जिसमें आप गेहूं, धान, मक्का के साथ साथ और भी चीजें आप इसमें क्लीन कम ग्रेड कर सकते हैं। जैसे कि मसाले हो गए, चना हो गया, दालें हो गई, ऑयल सीड्स हो गए, वेजिटेबल सीड्स हो गए, आप किसी भी सीड को इसमें क्लीन कर सकते हैं। तो मिस्टर अंकित भी वहां पर सुपरमार्केट में हमारी मशीन से जो सीड है उसको क्लीन करने के बाद, पैक करने के बाद मार्केट में बेच देते हैं। थैंक यू साहिल, आपने डिलक्स 2 मशीन के प्रिंसिपल के बारे में हमसे जानकारी शेयर करी। आपने बताया कि ये मशीन किस तरीके से काम करती है और ये एक छोटी कैपेसिटी की मशीन है जो कि एक रामबाण इलाज है क्लीनिंग के लिए और ग्रेडिंग के लिए भी। आपने अंत में अंकित खंडेलवाल जी का नाम लिया। चलिए अंकित खंडेलवाल जी के साथ हम सीधी बातचीत करते हैं। नमस्कार अंकित जी, आप पिछले 7 वर्षों से प्रोसेसिंग प्लांट चला रहे हैं नेपाल में। हम आपसे जानना चाहते हैं आपके प्रोसेसिंग प्लांट के बारे में। प्लीज हमें थोड़ा सा अपने प्लांट के बारे में और आपको किस चीज़ ने मोटिवेट किया इस प्लांट में आने के लिए, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में आने के लिए, उसके बारे में थोड़ा सा आप हमें बताएं। जी नमस्ते नवीन जी।
हम लोग यहाँ भाटभटनी फूड प्रोडक्ट है हमारी कंपनी का नाम, तो आपको अच्छी तरह मालूम ही है। हम लोग खास करके रीपैकिंग का काम करते हैं। तो फूड ग्रेन्स आइटम का टोटल काम है हम लोग का, जैसे कि पल्सेस, बीन्स, ड्राई फ्रूट्स का टोटल आइटम, होल स्पाइसेस पाउडर, फिर लोकल नेपाली आइटम्स भी होते हैं। इन सबको हम लोग प्रोक्योर करते हैं, फिर उसको एज पर द स्टैंडर्ड उसमें हम लोग क्लीनिंग करते हैं। क्लीनिंग में काफ़ी स्टेप्स प्रोसेस रहते हैं, वो सब कुछ करते हैं। वो करके फिर हम लोग उसको पैकेजिंग करते हैं अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस एंड टेम्परेचर। फिर पैकेजिंग करके हम लोग अपने स्टोर में बेचते हैं। और फिर अमर का भाटभटनी के नाम से का ऑल ओवर नेपाल में 19 स्टोर्स है। टोटल स्टोर का जो सामान जाता है फूड इंग्रेडिएंट्स रिलेटेड, वो सब यहीं से हम लोग के यूनिट से जाता है, चावल के यूनिट से। जी तो सब जी आउटलेट में जाके वहीं से सब सेल आउट होते हैं। जी। तो आपने कंप्लीट प्रोसेसिंग अपना प्लान बनाया हुआ और साथ में आप उसका डिस्ट्रीब्यूशन सेल्फ खुद ही हैंडल कर रहे हैं। जी अंकल जी मैं आपसे अगले सवाल में जानना चाहता हूँ, थोड़ा नेपाल की प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के बारे में हमें थोड़ा सा समझाएं कि नेपाल में प्रोसेसिंग इंडस्ट्री किस प्रकार से काम करती है, किन किन क्रॉप्स के ऊपर काम करती है, थोड़ा सा इसके बारे में आप प्लीज हमें जानकारी। नेपाल में प्रोसेसिंग इंडस्ट्री अब आजकल काफ़ी बूम में है। पहले लोग इतना केयर नहीं करते थे कि हाँ फार्म ड्रेस होके जैसे भी सामान आया वैसे मार्केट में बेच दिए। तो जो कस्टमर कंज्यूमर्स थे उन्हें भी आदत था कि नहीं भैया, अब अगर चना आ रहा है तो चना में कुछ पत्ते भी रहेंगे, कुछ छिलके भी रहेंगे, कुछ स्टोन भी रहेंगे, तो फिर घर में लेके जाने के जाके क्लीन करना ही है। पर आजकल क्या हो गया, आजकल कस्टमर लोग रेडी टू ईट खोजते हैं। तो सबको क्लीन सामान चाहिए कि पहले से क्लीन किया हुआ सामान है, तो उनका टाइम वेस्ट नहीं होता है। और आजकल फैमिली के अंदर में सब हस्बैंड वाइफ सबके जॉब करते हैं, तो इतना टाइम किसी के पास है नहीं कि भैया खरीद के लेके जाओ उसे क्लीन करो। तो इसलिए सब रेडी टू ईट फूड ही खोजते हैं, जो हम लोग आजकल काफ़ी यूनिट्स वगैरह आ गई हैं जो क्लीन करके जितने भी ग्रेन्स आइटम होते हैं, आपका पल्सेस हो गया, बीन्स हो गया, ये सब कुछ क्लीन करके पैक करके और आगे डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो इसका फ्यूचर डिस्ट्रीब्यूशन। काफ़ी अच्छा ही है। नेपाल में काफ़ी नई यूनिट्स आ रही हैं। जी जी। और जो भी क्रॉप्स आप क्लीन कर रहे हैं वो तो आप वहाँ नेपाल की अपनी क्रॉप्स होंगी और इंपोर्ट भी आप करते होंगे, और क्या आप कुछ चीजें एक्सपोर्ट भी करते हैं? और जी सर, हम बेसिकली हम लोग एक्सपोर्ट नहीं करते हैं, हम लोग इंपोर्ट करते हैं और लोकल प्रोडक्ट्स भी खरीदते हैं, उसको हम लोग प्रोसेस करके पैकेजिंग करते हैं। लेकिन हाँ, नेपाल से काफ़ी ग्रेन आइटम्स वगैरह एक्सपोर्ट भी होते हैं। तो वही फार्मर से डायरेक्ट खरीद कंपनीज वगैरह हैं, जो फार्मर से खरीद के उसे क्लीन करके प्रोसेसिंग करके एज पर वो जिस कंट्री में एक्सपोर्ट कर रहे हैं उस कंट्री के स्टैंडर्ड के हिसाब से उसको पैकेजिंग करके, क्लीनिंग करके, प्रोसेस करके बाकी एक्सपोर्ट भी होता है नेपाल से काफ़ी आइटम्स। जी जी। अभी साहिल जी से बात हो रही थी, उन्होंने डिलक्स मशीन के बारे में हमें जानकारी दी और हमें ये भी बताया कि आप जो है वो डिलक्स मशीन यूज कर रहे हैं एग्रोसा की। प्लीज आप थोड़ा सा इस मशीन के बारे में हमें जानकारी दें, आपने अपने प्लान में कहाँ पे लगाया हुआ है और आप इसका किस प्रकार से इस्तेमाल कर रहे हैं? जी नवीन जी, हम लोग लास्ट 7 ईयर से आपकी जो डीलक्स मशीन उसको यूज़ कर रहे हैं। पहले हम लोग मैनुअली काम करते थे, तो मैनुअली यहाँ पे हम लोग लेडीज़ वगैरह अपॉइंट करके और उसको क्लीन करवाते थे हम लोग। उसमें स्टोन्स वगैरह, सिनका वगैरह, मड बॉल्स वगैरह, ये सब हम लोग क्लीन करवाते थे। लेकिन उसमें काफ़ी टाइम लग रहा था और हम लोग की जो कंजप्शन क्वांटिटी थी, वो क्वांटिटी मैच नहीं कर पाते। इसकी वजह से हम लोग का काम बहुत डिले हो रहा था। तो वही खोजते-खोजते मेरे साहिल जी से बात हुई, तो साहिल जी ने मुझे डीलक्स 2 मशीन रिकमेंड किया और मशीन की ट्रायल भी हमने ली थी आपके फैक्ट्री में। फिर हमने वो मशीन मँगाई, मशीन मँगा के हम लोगों ने यहाँ चलाई। अभी वो मशीन बहुत अच्छा काम कर रही है। उसमें हम जी लोग इम्पोर्ट किया हुआ आइटम जो होता है चना और मूँग दाल, माँस दाल, अरहर दाल, काबुली चना, लोकल आइटम्स में राजमा, बोड़ी, ब्लैक ब्लैक सेमी, ये सब आइटम हम लोग उसमें यूज़ कर रहे हैं। काफ़ी बेटर रिज़ल्ट्स आ रहा है। हम लोग तो मैच भी कर पा रहे हैं। अपना जो सप्लाई चेन है वो भी हम लोग का स्मूथली चल रहा है और जी। क्लीनिंग भी बहुत अच्छा हो रहा है। वी आर रियली वेरी हैप्पी एंड सैटिस्फाइड विद द मशीन। ग्रेट ग्रेट जी। चलते चलते एक आप आखिरी आखिरी सवाल आपसे। अ, जो जो भी लोग नेपाल से प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में आना चाहते हैं और जो चाहते हैं कि वो भी प्रोसेसिंग प्लांट लगाएं, आप उनको क्या सलाह देना चाहेंगे? हाँ, नवीन जी, सलाह तो मैं यही दूँगा कि फूड ग्रेन्स का आइटम काम जो है, बहुत अच्छा काम होता है ये, प्रॉफ़िटेबल बिज़नेस भी है। लेकिन इसमें कुछ मेजर स्टेप्स वग़ैरह होते हैं, जो फिर काम करते-करते ही हम लोग को एक्सपीरियंस होता है
कि किस प्रोडक्ट को किस तरह स्टोरेज किया जाता है, किस तरह क्लीन किया जाता है, किसमें क्या फॉरेन मटेरियल्स आते हैं, किसको साफ करना होता है, और मेन स्टोरेज का प्रॉब्लम होता है इसमें, किस मटेरियल को किस तरह स्टोर करना है, वो मटेरियल्स के ऊपर डिपेंड करता है। और वो एक्सपीरियंस ही बता पाएगा किस मशीन को क्या, किस आइटम्स को, किस प्रोडक्ट्स को कैसे रखना है। बाकी काम अच्छा है, और काफ़ी नई फैक्ट्रियाज भी आ रही हैं नेपाल भर में, क्योंकि आजकल लोगों के पास टाइम नहीं है, हस्बैंड वाइफ दोनों ही जॉब करते हैं। पहले था कि लेके आ गए सामान, घर में क्लीन कर लिया, यूज़ कर लिया, पर आजकल किसी से टाइम नहीं होता है, और सबको रेडी टू ईट फूड चाहिए, और सब पैक्ड फूड में ही जा रहे हैं। तो आज के दिन में अगर देखा जाए तो फूड प्रोसेसिंग यूनिट काफ़ी अच्छा चल रहा है नेपाल में। जी जी। मैं अगर एक सेंटेंस में आपसे आपसे जानकारी चाहूँ तो प्रोसेसिंग बिजनेस एक प्रॉफिटेबल वेंचर बन सकता है। जी, जी नवी जी, बिल्कुल बन सकता है। बहुत बढ़िया। थैंक यू अंकित जी, आपने हमें अपना समय दिया। थैंक यू सो मच इतनी जानकारी हमें देने के लिए। आपका बहुत थैंक यू बहुत नवीन जी। तो ये थे मिस्टर अंकित खंडेलवाल जी, जो कि एक प्रोसेसर हैं, और इससे पहले हम बातचीत कर रहे थे मिस्टर साहिल पंचाल जी के साथ, जो एक पोस्ट हार्वेस्ट इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को बिलोंग करते हैं, जिसका नाम है एग्रोसा। आपने दोनों पक्षों को आज सुना, और उम्मीद करते हैं हम कि आपको ये बातचीत बहुत अच्छी लगी होगी। इसमें से इन्फॉर्मेशन आपने गैदर करी होगी। स्पेशली ये एपिसोड हमने शूट किया है नेपाल के उन लोगों के लिए जो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को समझना चाहते हैं, उसमें उतरना चाहते हैं, या फिर अपना एक प्रोसेसिंग प्लांट लगाना चाहते हैं। आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ आप हमें हमारे YouTube चैनल, एग्रोसा के YouTube चैनल पे फॉलो करें, उसको सब्सक्राइब करें, और आप हमें फेसबुक पे और लिंक्डइन पे भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।